जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 18वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 17वां क्लास देखा था, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट थर्ड को हम लोगों ने डिस्कस करा था। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट थर्ड में हम लोगों ने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत शक्ति को समझा था, साथ ही उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा था जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 4 में कूलम का नियम क्या होता है इसको समझेंगे, साथ ही साथ विद्युत सेल क्या है और फिर धारिता क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे और फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग इन सभी टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट फार्मूला और कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। ध्यान में रखिएगा कि आपके इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल ही आपका सरल है और फार्मूला बेस्ड है। तो अगर आपको इन सभी टॉपिक से संबंधित फार्मूला अच्छे से मालूम है, इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। बहरहाल आपका जो पहला टॉपिक है वो है कूलम का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में कूलम्स लॉ कहते हैं। मेरे मित्र, कूलम्स लॉ को समझने से पहले आपको एक और पॉइंट समझना होगा, और वो पॉइंट क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं यानी कि जो विद्युत की पढ़ते हैं, ये कितने पार्ट में बटा हुआ है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला आपका कौन सा होता है, तो सर पहला होता है स्थिर विद्युत की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा होता है, तो सर दूसरा होता है विद्युत धारा। दूसरा कौन सा होता है? विद्युत धारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, स्थिर लिखा हुआ है। तो जब भी कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है, तब जो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। तो आप सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जब भी कोई चार्ज कहीं पे या किसी एक पॉइंट पे स्थिर अवस्था में रखा हुआ रहता है, तब जो उसके प्रकृति और गुण के बारे में अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, या फिर हिंदी में स्थिर विद्युत कहलाता है। और आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है विद्युत धारा, और इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्या लिखा हुआ है सर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसमें जो हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे वो आवेश क्या हो रहा होगा सर, तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होगा। यानी कि आवेशों के गमन के बारे में हम लोग किस में अध्ययन करते हैं, आवेशों के गमन के बारे में हम लोग किस में अध्ययन करते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में अध्ययन करते हैं। या आप सभी ने कई बार इस चीज़ को याद भी करा होगा कि आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो जहाँ भी विद्युत धारा की बात की जाएगी वहाँ पे आप सभी क्या समझेंगे, वहाँ पे आप सभी समझेंगे कि यहाँ आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा होगा। और जहाँ पे स्थिर विद्युत की चर्चा की जाएगी वहाँ पे आप सभी क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा, यानी कि रेस्ट पोजीशन में होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सभी कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जरा सा आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे कोई Q+ चार्ज रखा हुआ है और फिर इसी के बगल में किसी Q+ चार्ज को लाया जाए तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा बल लगेगा, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक Q+ चार्ज है और यहाँ पे एक Q- चार्ज है, इस दोनों के बीच क्या होगा, आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, तो सर आकर्षण होगा। और जिस बल के चलते आकर्षण होगा उसको आप क्या कहेंगे, तो सर आकर्षण बल कहेंगे।
और नो डाउट आप सबों को ये चीज अच्छे से मालूम है। ये दो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है यानी कि प्रतिकर्षित करता है, जबकि दो अलग अलग चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है यानी कि अट्रैक्ट करता है। मेरे मित्र आप सभी कह रहे हैं कि सर जब इस चार्ज के द्वारा इसको रिपेल किया जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब इस चार्ज के द्वारा इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाएगा तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तब उसके बीच में जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है, आप सभी याद रखना, कूलम के नियम के थ्रू निकलता है यानी कि कूलम्स लॉ के थ्रू निकलता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि कूलम्स का लॉ क्या है तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि कूलम्स का लॉ दो आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए रहते हैं तो उसके बीच में कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है इस चीज के बारे में बताता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नियम जो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताता है क्या कहलाता है, कूलम का नियम कहलाता है, कूलम्स लॉ कहलाता है। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कूलम्स लॉ को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ही सरल रूप में डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला याद है तो यहाँ आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ की, लेकिन उससे पहले अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम लोग कूलम के नियम की बात करते हैं यानी कि कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो इसको समझना भी बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल का नियम याद है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ भी कोई परेशानी नहीं होगा। जैसा कि आप सबों ने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम लोग क्या कहते हैं कि सर जब दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ रहता है तब इसके बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, तो सर इस दोनों ही के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक यही चीज आपको कूलम्स लॉ में भी देखने को मिलता है, बस फर्क ये होता है कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सर ये दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, दो आवेश है। तो ध्यान में रखिएगा कि कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम कहता है कि जब दो आवेश, मान लीजिए कि Q1 और Q2 हैं, ये आपके पास दो आवेश हैं और ये दोनों आवेश क्या है सर, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक दूसरे से क्या है सर, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो कूलम्स के अकॉर्डिंग इस दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, तो सर इस दोनों के परिमाण के समानुपाती होगा, यानी कि जो आपका दोनों आवेश है इसके गुणनफल के समानुपाती होगा और इसके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा सर, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि सर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। क्या कहेंगे सर, आप सभी कहेंगे कि सर कूलम्स लॉ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हो, r दूरी पर रखा हुआ हो, तब उसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, तो सर दोनों ही आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये क्या है सर, तो कूलम का नियम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आप सभी इसके बदले क्या लिखेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर इसको हम लोग F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। क्या लिख सकते हैं सर, F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। ध्यान में रखिएगा ये जो आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r है ये किसके बदले आया है, आप सभी कहेंगे कि सर ये प्रोपोर्शनल साइन के बदले आया है, यानी कि ये जो हमारा समानुपातिक या व्युत्क्रमानुपातिक साइन है उसके बदले में हम लोगों ने क्या रख दिया है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r रख दिया है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका इप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, आप सभी कहेंगे कि सर ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ये क्या है सर, निर्वात की विद्युतशीलता है और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में, विद्युतशीलता को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, परमिटिविटी कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट क्या है, आप क्या कहेंगे कि निर्वात की विद्युतशीलता है यानी कि परमिटिविटी है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो सर इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है सर, इसका यूनिट भी आपको याद रखना है,
कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है और इसका यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और साथ ही इसका यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये इप्सिलॉन आर क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है, तो माध्यम की विद्युतशीलता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माध्यम की विद्युतशीलता बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में, विद्युतशीलता को ही हम लोग इंग्लिश में परमिटिविटी भी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो आपका इप्सिलॉन आर है यानी कि जो माध्यम की विद्युतशीलता है, ये निर्वात के लिए कितना होता है, तो आप सभी याद रखना कि इप्सिलॉन आर का वैल्यू निर्वात के लिए कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है सर, 1 होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये आपका क्या हो जाता है, तो सर ये आपका कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं, तब उसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो कितना के बराबर होता है, तो सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि सर ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर है, इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, तो F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा कि ये आपका जो k है वो किसके बदले आया है, तो हमेशा क्या कहेंगे कि सर k इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ये k क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो k है ये कूलम्ब नियम का नियतांक है। कूलम्ब नियम का क्या है सर, नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है। तो आपको जहां भी ये लिखा हुआ मिले कि F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, आप सभी क्या समझेंगे, आप सभी समझेंगे कि ये जो हमारा k है वो क्या है, कूलम्ब नियम का कांस्टेंट है। क्या है, कूलम्ब नियम का कांस्टेंट है। और k इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि कूलम्ब नियम का जो कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका यूनिट क्या होता है, यानी कि ये जो आपका k है इस k का यूनिट क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस k का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जबकि इप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे मित्र साथ ही आप सभी एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब दो आवेश एक कूलम्ब के एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखा हुआ है, तो उसके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा। आप सभी याद रखना कि जब दो आवेश, मान लीजिए कि आपका एक कूलम्ब और एक कूलम्ब का दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस में कहाँ पे रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, तब जो इसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना होगा। आप सभी कहेंगे कि सर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होगा। कितना होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब दो आवेश एक कूलम्ब के एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ हो, कहाँ पे, निर्वात में, तब उसके बीच में कितना बल लगेगा, तो सर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन बल लगेगा। तो मेरे मित्र कूलम्ब के नियम से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि F जो है वो किसके समानुपाती होती है, तो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होती है, और इसके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर मिलेगा। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और इप्सिलॉन आर क्या है, आप कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता है। साथ ही अगर आपको ये कांस्टेंट नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। K आपका क्या है, कूलम्ब नियम का नियतांक है। तो अगर आपको कूलम्ब के नियम से इतना सारा कुछ याद रहता है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत सेल की, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत सेल की, इलेक्ट्रिक सेल की। ध्यान में रखिएगा कि विद्युत सेल क्या होता है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। साथ ही आप सबों को मालूम है कि विद्युत सेल से आपको क्या मिलती है, तो सर विभवांतर मिलती है। मेरे मित्र आपके एग्जाम में जो विद्युत सेल से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका दो फार्मूला पे बेस्ड होता है। पहला कौन सा
होता है? तो पहला होता है आपका विद्युत वाहक बल से संबंधित फार्मूला। पहला कौन सा होता है? विद्युत वाहक बल से संबंधित फार्मूला, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। और जो आपका सेल का दूसरा फार्मूला होता है वो होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ध्यान में रखेंगे कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो आपके एग्जाम में सेल से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो इसी दो फॉर्मूला पे आधारित होता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो विद्युत सेल होता है वो किसी भी परिपथ में क्या करता है? तो सर विभवांतर देता है, ताकि उससे जो आवेश है वो आसानी से प्रभावित हो सके। ध्यान में रखिएगा कि जो विद्युत वाहक बल है वो सेल के द्वारा प्रदत्त एक ऐसी ऊर्जा है जो एक कूलम आवेश को किसी परिपथ में एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि विद्युत वाहक बल क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सेल द्वारा प्रदत्त ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा एक कूलम आवेश जो है किसी परिपथ का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर हम लोग इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी याद रखना कि सर E इक्वल टू W/Q होता है। E इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे W क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि W जो है वो सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा है। सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा है। क्या है सर? सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा है। और साथ ही साथ ये Q क्या है? आप सभी कहेंगे कि सर ये आवेश है। क्या है सर? आवेश है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल से जितनी ऊर्जा मिलती है और वो जितना कूलम आवेश को प्रवाहित करने में लग जाता है, तो सेल से मिला हुआ ऊर्जा और जो आवेश है दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? तो सर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? तो E इक्वल्स टू W/Q हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल का यूनिट होता है, वो क्या होता है? तो आप सभी याद रखना विद्युत वाहक बल का यूनिट भी वोल्ट ही होता है। क्या होता है सर? वोल्ट ही होता है। तो आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि E इक्वल टू W/Q। W क्या है? तो सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा, यानी कि सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा, और Q क्या है? आवेश है। इसका यूनिट क्या होता है? तो सर वोल्ट होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपका अगला पॉइंट है आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ध्यान में रखेंगे कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो R इक्वल टू होता है E-V/I। क्या होता है सर? R इक्वल टू E-V/I। ध्यान में क्या रखना है कि ये जो आपका R है ये क्या है? तो गुरुजी ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये I क्या है? आप सभी कहेंगे कि सर ये जो I है ये विद्युत धारा है। ये क्या है सर? विद्युत धारा है। और ये E क्या है? ध्यान में रखिएगा, ये EMF है, यानी कि विद्युत वाहक बल है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका E क्या है? EMF है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और ये जो आपका V है ये क्या है? तो सर विभवांतर है। क्या है सर? विभवांतर है। तो अगर आपको कहीं पे भी EMF दिया हुआ रहे, विभवांतर दिया हुआ रहे और विद्युत धारा दिया हुआ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है? तो सर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को छोटा वाला R से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉर्मूला होता है E-V/I। क्या फॉर्मूला होता है? E-V/I। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सभी क्या कह रहे हैं? आप सभी कह रहे हैं कि सर आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला E-V/I होता है। तो क्या हम इस फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए एक नया फॉर्मूला ला सकते हैं। कैसे? तो आप सभी कह रहे हैं कि सर R इक्वल टू जो है वो क्या होता है? तो E-V/I होता है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू क्या हो गया? विद्युत वाहक बल माइनस विभवांतर बटा I। ध्यान में रखेंगे कि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा E-V = IR।
E माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। ध्यान में रखेंगे कि जब इस माइनस भी को इधर ले जाएंगे तो आप क्या कहेंगे सर ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर प्लस भी। क्या हो जाएगा सर आई आर प्लस भी। ध्यान में रखेंगे कि सर जब इसको आप सही तरीके से लिखेंगे तो आप कहेंगे सर V प्लस आई आर लिख सकते हैं। E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग V प्लस आई आर लिख सकते हैं। ये E आपका क्या है सर, ये जो आपका कैपिटल E है क्या है, आप कहेंगे सर ये विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यानी कि जब आपके क्वेश्चन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ हो, विद्युत धारा दिया हुआ हो और विभवांतर दिया हुआ हो, तब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, आप सभी क्या कहेंगे V प्लस आई आर होगा। तो जब आपको क्वेश्चन में ये तीनों डाटा दिया हुआ रहे तो आप विद्युत वाहक बल इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और जब आपके क्वेश्चन में सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा और आवेश का मान दिया हुआ रहे तब विद्युत वाहक बल पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। दोनों ही फॉर्मूला आपके सामने है, जो आपको सुविधा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको विद्युत सेल से संबंधित बस और बस ये दो फॉर्मूला मालूम है तो मेरे समझ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं धारिता की, कैपेसिटेंस की। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारिता की, या फिर इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कोई लाग लपेटा नहीं याद रखना है, बिल्कुल ही सरल भाषा में याद रखना है कि जब भी हम लोग धारिता या कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभवांतर में वृद्धि होती है। तो किसी भी चालक को दिए गए आवेश और विभवांतर में वृद्धि का जो अनुपात होता है वही उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। आपसे जब भी कोई ये पूछे कि कैपेसिटेंस क्या है तो आप सभी क्या कहेंगे कि जब भी किसी चालक को आवेश दी जाती है तो उसके विभवांतर में वृद्धि होती है। तो किसी भी चालक को दिए गए आवेश और आवेश देने के फलस्वरूप विभवांतर में हुए वृद्धि के अनुपात को क्या कहेंगे, तो सर धारिता कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। ध्यान में रखेंगे कि धारिता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी क्या कह रहे हैं, आप सभी कह रहे हैं कि सर धारिता जो होता है वो आवेश और विभवांतर का क्या है, अनुपात है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो Q बटा V होता है। C इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, Q बटा V होता है। Q क्या है सर, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये आवेश है। क्या है सर, ये आवेश है। और साथ ही साथ V क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये विभवांतर है। क्या है सर, विभवांतर है। तो नो डाउट आप ये भी कह सकते हैं कि सर आवेश और विभवांतर का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आप सभी कह रहे हैं कि C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो आप ये बताओ कि आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी आवेश का ऐसा यूनिट कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। और जो आपका विभवांतर है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सर वोल्ट होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो धारिता है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। और ध्यान में रखना है कि कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोला जाता है, फैराड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैराड बोला जाता है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी इसको याद करते रहते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो फैराड है। तो आपको याद नहीं करना है, सिंपल वे में समझना है कि चूंकि विद्युत धारिता जो होता है वो आवेश और विभवांतर का अनुपात होता है। तो आवेश का ऐसा यूनिट कूलम होता है, विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो सर कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैराड कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारिता के बेस पे आपका कौन काम करता है, तो सर आपके घरों में जो कंडेंसर लगा हुआ रहता है, यानी कि पंखा में जो कंडेंसर लगा हुआ रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सर जो कैपेसिटर होता है वो किस पे आधारित होता है, तो सर धारिता यानी कि कैपेसिटेंस पे आधारित होता है। ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किससे संबंधित, सर संधारित्र से संबंधित। किससे संबंधित सर, संधारित्र से संबंधित, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। तो अगर आपको किसी संधारित्र की धारिता पूछी जाएगी तो आप कहेंगे सर Q बटा V हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुत सारे संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और बहुत सारे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तब जो समतुल्य धारिता होगा वो कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कैपेसिटर है ये भी दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। जो संधारित्र है वो कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है, दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन सा तरीका, तो पहला है सर श्रृंखला क्रम में, पहला कौन सा है सर, श्रृंखला क्रम संयोजन। और दूसरा क्या होगा सर, समांतर क्रम संयोजन।
दूसरा क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। बस ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो हम लोग संधारित्र को श्रृंखला यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं उसका जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोगों को रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना होता है तो हम सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। किस लिए सर, तो सर जब सीरीज में जोड़ना होता है प्रतिरोध को तब, लेकिन जब हम लोग को समांतर क्रम में जोड़ना होता है तो हम लोग 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर देते हैं। कब, जब हम लोग को समांतर क्रम में जोड़ना होता है। ये तो जब आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं तब ना, लेकिन जब आपसे बात करी जाए कि संधारित्र को सीरीज क्रम में जोड़ना है या फिर समांतर क्रम में जोड़ना है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर जब भी हमारा संधारित्र सीरीज कॉम्बिनेशन में जुटेगा तब यहाँ पे 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध के संयोजन का जस्ट उल्टा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि समांतर क्रम में हम लोग रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं, किसको, प्रतिरोध को, लेकिन यहाँ पे सीरीज क्रम में हम लोग संधारित्र को किस में जोड़ते हैं सर, रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं। यानी कि 1 जो आपका CS होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा कि अगर संधारित्र को पैरेलल फॉर्म में जोड़ा जाए यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर Cp इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि संधारित्र कैपेसिटर को भी दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला तरीका आपका श्रृंखला क्रम है और दूसरा तरीका आपका समांतर क्रम है। श्रृंखला क्रम में अगर हम लोग कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा, जबकि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो सर Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो बस और बस आपको कैपेसिटेंस या धारिता के बारे में सिर्फ यही 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से कर लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको इस टॉपिक से जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि विद्युत वाहक बल का मान E डैश के बराबर है। बताइए ना बनेगा, आप सभी पढ़े हैं कि सर विद्युत वाहक बल को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं और E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो W/Q होता है। जहाँ पे W क्या है तो आप सभी कहते हैं कि सर ये सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा है और Q क्या है तो आवेश है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होता है तो आप सभी क्या कहते हैं कि विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल का मान E डैश के बराबर है और आपका ऑप्शन दिया हुआ E इक्वल्स टू Q/T, दूसरा ऑप्शन है E इक्वल्स टू W/Q और तीसरा ऑप्शन है E इक्वल्स टू E/Q, चौथा ऑप्शन है E इक्वल्स टू P/Q। तो आप बताइए कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये भी। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के घन के साथ घटता है, तीसरा ऑप्शन है दूरी के साथ घटता है और चौथा ऑप्शन है दूरी के वर्ग के साथ घटता है। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल दूरी के साथ क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट विद्युत बल के बारे में क्या देखा, विद्युत बल के बारे में क्या देखा है। आप सभी क्या कहते हो कि सर विद्युत बल F जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो सर K इंटू Q1 इंटू Q2/R² के बराबर होता है। या हम सभी इसको क्या लिखते हैं, तो हम सभी लिखते हैं कि सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत बल होता है वो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि आवेश का परिमाण अगर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आप क्या कहते हैं कि सर जो विद्युत बल होता है वो दोनों ही आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका दूरी बढ़ेगा, दूरी क्या होगा सर, बढ़ेगा, तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। जबकि अगर आपका दूरी घटेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जो आपका विद्युत बल होता है वो क्या होता है, तो सर दूरी के वर्ग के साथ घटता है।
दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है, घटता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल दूरी के साथ बढ़ता है, आप कहेंगे सर ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दूरी के घन के साथ घटता है, तो यहाँ पे तो कहीं पे क्यूब की चर्चा ही नहीं की जा रही है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन है कि दूरी के साथ घटता है। भाई मेरे दूरी के साथ तो घटता है, लेकिन दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक धारिता 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता होगी, बताइए ना बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक धारिता 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है, यानी कि यहाँ पे विभवांतर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे विभवांतर कितना दिया हुआ है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 10 वोल्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ आवेश कितना दिया हुआ है, तो सर आवेश जो है वो 1 कूलम दिया हुआ है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी धारिता फैरेड में क्या होगी, बताइए ना बनेगा। आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि C इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो Q/V होता है। मेरे मित्र आपका यहाँ पे Q कितना है, तो सर 1 कूलम है। वोल्ट कितना है, यानी कि विभवांतर कितना है, तो सर 10 वोल्ट है। ये क्या हो गया सर, 1/10 हो गया। कि सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 फैराड। तो क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही फार्मूला बेस्ड होते हैं और कुछ इसी तरह का प्रश्न होता है। तो मेरे समझ से अब आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.798 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 0.895 एम्पियर और तीसरा ऑप्शन है 0.879 एम्पियर और आपका चौथा ऑप्शन है 0.795 एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट के बैटरी के साथ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोध एक साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में बैटरी का विभवांतर कितना है, बैटरी का विभवांतर कितना है, तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो 0.2 ओम, साथ ही साथ 0.3 ओम और फिर आपका 0.4 ओम और 0.5 ओम और फिर आपका 12 ओम, ये आपका क्या है सर, पांचों प्रतिरोध है और ये सारे प्रतिरोध क्या हैं सर, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 0.3 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा बहेगी। मेरे मित्र जब भी आप बात करते हैं श्रृंखला क्रम में, यानी कि प्रतिरोधों के सीरीज कॉम्बिनेशन की, किसकी बात करते हैं सर, प्रतिरोधों के सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर जब सारे प्रतिरोध सीरीज में जोड़े जाते हैं तो उनसे जो बहने वाली धारा होती है वो क्या होती है, समान होती है। जब सारे प्रतिरोध क्या होते हैं सर कि सीरीज में जोड़े जाते हैं तब उससे जो इलेक्ट्रिक करंट बहती है वो समान बहती है, यानी कि धारा क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना धारा 0.3 ओम वाले प्रतिरोध से बहेगा उतना ही इन सारे प्रतिरोध से भी बहेगा। आप कहेंगे सर ये चीज निकलेगा कैसे। मेरे मित्र आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ये जितने भी प्रतिरोध हैं इन सबको किस में जोड़ा जा रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा रहा है। तो आप पहले यहाँ पे क्या करेंगे सर, समतुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। समतुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये सीरीज में जोड़ा गया है तो सर सीधे हम 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस क्या कर देंगे सर, 12 कर देंगे। भाई मेरे जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 2 3 2 5 5 4 9 और 9 5 कितना हो जाएगा सर आपका 14। आपके पास कितना बच गया सर, 1
और वो 1 किस में जुड़ जाएगा, तो सर इस 12 में जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 13.4, यानी कि आपका समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, आप कहेंगे सर 13.4 आ गया। क्योंकि सारे प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं इसलिए इससे समान धारा बहेगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 0.3 ओम के प्रतिरोध से कितना धारा बहेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमारा यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध कितना है 13.4 है और विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है, और हम लोगों को मालूम है कि I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 12/13.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 0.895 के समथिंग आ जाएगा, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आपका कंसेप्ट क्या था इसमें, तो सर कंसेप्ट ये था कि जब भी सारे प्रतिरोध सीरीज में जोड़े जाते हैं तब जो उससे बहने वाली धारा होती है वो क्या होती है सर, समान होती है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में, तो आप इसका भी ख्याल रखिएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि दो 5 माइक्रोफैराडे के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोफैराडे को संधारित्र श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिणाम स्वरूप संधारित्र होगी। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो 5 माइक्रोफैराडे के संधारित्र को किस में जोड़ा जा रहा है, पहले समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि उसके बाद उसको 10 माइक्रोफैराडे के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। पहले सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है, तो सर पहले सिचुएशन में कहा जा रहा है कि जो 2 माइक्रोफैराडे का यानी कि C1 और C2 आपका मान लीजिए कि 2 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर है, जिसको पहले सिचुएशन में किस में जोड़ा जा रहा है, तो सर समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। किस में जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट क्या देखा है कि सर जब भी हम लोग कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर Cp इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तब जो हमारा समतुल्य क्या होगा सर, धारिता होगा, वो क्या होगा, तो 5 माइक्रोफैराडे और 5 माइक्रोफैराडे जब दोनों जुड़ जाएगा ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैराडे। फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फिर कहा जा रहा है कि ये जो आपका समतुल्य प्रतिरोध 10 माइक्रोफैराडे आया, इसको क्या करा जा रहा है सर, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा रहा है। कितनी धारिता वाले कैपेसिटर के साथ, तो सर 10 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर के साथ, यानी कि जब आप इस 10 माइक्रोफैराडे और इस 10 माइक्रोफैराडे को सीरीज में जोड़ेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो 5 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर था जिसको पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया और फिर उसको क्या करा जा रहा है सर 10 माइक्रोफैराडे के साथ सीरीज क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो हमने क्या करा, पहले सर समांतर क्रम में समतुल्य धारिता निकाल लिया और फिर 10 माइक्रोफैराडे के साथ इसको क्या कर रहे हैं सर, सीरीज में जोड़ रहे हैं। तो सर जब सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/CS इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको समांतर क्रम में जो टोटल धारिता आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 माइक्रोफैराडे, और फिर आपको कितना के साथ जोड़ना है, तो सर 10 ही माइक्रोफैराडे के साथ जोड़ना है, इसीलिए क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 2/10। क्या हो जाएगा सर, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। आप कहेंगे कि सर 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/5। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफैराडे। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि दो 5 माइक्रोफैराडे के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोफैराडे को संधारित्र श्रृंखला में जोड़ा गया, परिणाम स्वरूप संधारित्र होगी। आप क्या कहेंगे कि सर पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमारा जो समतुल्य आएगा कैपेसिटर का वैल्यू वो कितना होगा, आप कहेंगे 5 माइक्रोफैराडे। सही का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मित्र उम्मीद करते हैं यहां तक के जितने भी क्वेश्चन और कंसेप्ट थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।